हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम एवरीवन। मैं हूं आपका फिजिक्स एक्सपर्ट। मेरा नाम है अमित शुक्ला। मैं लास्ट 36 ईयर्स से आईआईटी और नीट एस्पिरेंट्स को पढ़ा रहा हूं। डियर स्टूडेंट्स, हम आपके लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स में, जिसका नाम है मैकेनिक्स। मैकेनिक्स। अब सबसे पहले बात करते हैं कि मैकेनिक्स में हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। तो मैकेनिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। मोशन इन वन डायमेंशन, जिसे आप लीनियर मोशन कहते हैं या रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। मोशन इन 2 डायमेंशन के एग्जांपल्स हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। और मोशन इन 3 डायमेंशन एक ऐसा मोशन जहां तीनों डिस्टेंस कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, स्पेस में चेंज होते हैं। तो मैकेनिक्स का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर काइनेमेटिक्स है, इसमें बिल्कुल डाउट आप मत रखिए। अब मैकेनिक्स में और कौन कौन से चैप्टर हम पढ़ते हैं। न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, यू आर वेरी फैमिलियर विद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, फ्रिक्शन एंड लॉज ऑफ फ्रिक्शन, एप्लीकेशन ऑफ फ्रिक्शन, फिर वर्क पावर एनर्जी, जिसमें हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्पेशली पढ़ते हैं। उसके बाद हम पढ़ते हैं कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम एंड सेंटर ऑफ मास। भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, सेंटर ऑफ मास एंड कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। एग्जामिनेशन में इसका वेटेज भी बहुत अच्छा है। देन आफ्टरवर्ड्स हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशन एंड ग्रेविटी। और ग्रेविटेशन और ग्रेविटी को पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे रोटेशनल मैकेनिक्स। इट इज अनदर मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। अगर हम कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसे आप रोटेशनल डायनेमिक्स भी कह सकते हैं, रोटेशनल मोशन भी कह सकते हैं। फिर मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड पढ़ते हैं, जिसमें हम पढ़ते हैं इलास्टिसिटी। फिर हम पढ़ते हैं मैकेनिक्स ऑफ लिक्विड, प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड, जिसमें हम पढ़ते हैं फ्लूइड प्रेशर, पास्कल लॉ, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, बर्नौलीज प्रिंसिपल एंड एप्लीकेशन ऑफ बर्नौलीज प्रिंसिपल। एंड इन द लास्ट हम पढ़ेंगे ऑसिलेशन। ऑसिलेशन में स्पेशली हम पढ़ते हैं सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेशन। तो ये तो हुई बात मैकेनिक्स की। अब कि मैकेनिक्स में हम कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ते हैं। अब मैकेनिक्स का एग्जामिनेशन में, कंपटीशन में वेटेज कितना है, कितने परसेंटेज क्वेश्चन आते हैं। चलिए अब हम उसको देखते हैं। अब हम जेईई मेंस की बात करते हैं। जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा है कि मैकेनिक्स का जो परसेंटेज है वो 35.67% है। आप जानते हैं कि जेईई के हम दूसरे चैप्टर्स के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले हमारा फोकस मैकेनिक्स पर है। तो मैकेनिक्स में यहाँ पर आपको दिख रहा है कि वेटेज कितना है, 35.67%। एंड यू नो दैट कि फिजिक्स में जेईई मेंस में दे आस्क 25 क्वेश्चंस। तो हम कह सकते हैं कि जेईई मेन में मैकेनिक्स से अप्रोक्सीमेटली 9 और 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम इस 35.67% ऑफ फिजिक्स पोर्शन को परसेंटाइल में कन्वर्ट करें तो ये 65-70% से ऊपर हो जाता है। तो ये बिल्कुल क्लियरली अब आपको समझ में आ रहा होगा कि मैकेनिक्स सबसे कोर एरिया है और इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ पेपर है। और भी चैप्टर्स पूछे जाते हैं और भी टॉपिक्स हैं, लेकिन आप क्योंकि हम बात मैकेनिक्स की कर रहे हैं तो मैकेनिक्स पे तो हमें ध्यान देना पड़ेगा। अब बात करते हैं नीट में क्या होता है, मेडिकल एंट्रेंस में क्या होता है। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि 35.6% जो फिजिक्स का पेपर होता है नीट का, आप जानते हैं नीट के फिजिक्स पेपर में 45 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर हम इस 35.6% को नंबर ऑफ क्वेश्चन में कन्वर्ट करें तो 16 और 17 क्वेश्चंस आउट ऑफ 45। तो
तो अब तक आप लोगों को ये स्टूडेंट बात तो समझ में आ गई होगी ये कितना इम्पोर्टेंट है। अगर ये मैकेनिक्स आपका स्ट्रांग होगा तो आप एक हाई स्कोरर बन पाएंगे। चलिए सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहला जो हम पोर्शन मैकेनिक्स का पढ़ेंगे वो काइनेमेटिक्स। अब काइनेमेटिक्स ये हमारा लेक्चर 1 है और इसका इंट्रोडक्शन दे दिया। इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, बेसिक कंसेप्ट पढ़ेंगे, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट पढ़ेंगे। तो बिना बेसिक कंसेप्ट के आप एडवांस लेवल पे नहीं पहुंच सकते। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, दे शुड स्टार्ट देयर प्रिपरेशन फ्रॉम बेसिक लेवल और फंडामेंटल कंसेप्ट पे उन्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना चाहिए। तो ये तो बात हो गई आज के लेक्चर के कंटेंट की। तो मेन कंटेंट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट एंड इंट्रोडक्शन टू द मैकेनिक्स। अब बात करते हैं काइनेमेटिक्स की। तो काइनेमेटिक्स क्या है? स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विदाउट कंसिडरिंग द कॉज ऑफ मोशन। वो मोशन क्यों हो रहा है ये हमारा कंसर्न नहीं है। काइनेमेटिक्स में हम ऐसे नहीं पढ़ते। आप जानते हैं मोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है फोर्स, तो हम यहाँ फोर्स की स्टडी नहीं करेंगे, हम सिर्फ स्टडी ऑफ मोशन करेंगे विदाउट नोइंग द रीजन फॉर दैट मोशन। तो दैट इज काइनेमेटिक्स। अब बात करते हैं, द वर्ड काइनेमेटिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड काइनेमा, काइनेमा विच मीन्स मोशन। और दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हैं मैथमेटिक्स इन्वॉल्व इन मोशन। तो आगे बढ़ते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। अब हम बात करते हैं पॉइंट ऑब्जेक्ट की। अब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप पॉइंट ऑब्जेक्ट मानेंगे या नहीं, या कब मानेंगे? तो यहां मैंने लिखा है, इन जनरल एन ऑब्जेक्ट इज रिगार्डेड अ पॉइंट ऑब्जेक्ट व्हेन इट ट्रेवल्स अ लार्ज डिस्टेंस। जब कोई भी ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं। तो आगे लिखा है, व्हेन इट ट्रेवल्स अ लार्ज डिस्टेंस इन कंपैरिजन टू इट्स ओन साइज एंड डायमेंशन। ऑब्जेक्ट का साइज कितना ही बड़ा क्यों ना हो, पर अगर वो लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो आप उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। अब जैसे बस को भी हम मूविंग बस को भी हम पॉइंट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं इफ इट इज ट्रेवलिंग अ लार्ज डिस्टेंस। तो फिजिक्स में पॉइंट ऑब्जेक्ट की यही कंसेप्ट है। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट लार्ज डिस्टेंस ट्रेवल करता है तो हम उसे पॉइंट ऑब्जेक्ट सपोज कर सकते हैं, मान सकते हैं, चाहे उसका साइज कुछ भी क्यों ना हो, डायमेंशंस कुछ भी क्यों ना हो, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट। ओके, अब हम बात करेंगे मोशन एंड रेस्ट। अब देखिए, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन if its position with respect to its surrounding with passage of time changes। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अपने सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में पोजीशन टाइम के पैसेज के साथ चेंज हो रही है तो हम उसे मूविंग ऑब्जेक्ट कह सकते हैं, और हम ये कह सकते हैं ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं जो हमारे डे टू डे लाइफ में आते हैं। पहला यहाँ पे हमने दिया है, अ कार मूविंग ऑन द रोड, वेरी सिंपल एग्जांपल टू अंडरस्टैंड। सेकंड दिया, ट्रेन मूविंग ऑन द रेलवे ट्रैक, उसको भी हम मोशन में मान सकते हैं। और तीसरा एग्जांपल दे दिया हमने, एन एरोप्लेन फ्लाइंग थ्रू द एयर, एरोप्लेन फ्लाइंग थ्रू द एयर, तो उसको भी हम एक बॉडी कंसीडर कर सकते हैं विच इज अ मूविंग बॉडी, कैन बी कंसिडर्ड एज ए मूविंग बॉडी। सॉरी। अब बात करते हैं रेस्ट की। A particle is said to be in the state of rest when it does not change its position। देखिए बार बार यही वर्ड आ रहा है, पोजीशन। अगर कोई भी पार्टिकल, कोई भी पॉइंट मास अपनी पोजीशन को नहीं चेंज कर रहा है तो हम उसे रेस्ट में कंसीडर कर सकते हैं। तो यहां आगे लिखा है, when it does not changes its position with respect to its surrounding with the passage of time।
तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ रेस्ट। क्योंकि मैं ये चाहता हूं स्टूडेंट्स कि कोई भी चीज आप लोगों से स्लिप नहीं होनी चाहिए। तो हम लोग जब पढ़ेंगे पूरा, आगे बहुत सारे लेक्चर्स आएंगे, तो हम शुरुआत में फंडामेंटल कंसेप्ट से मीडियम कंसेप्ट और फिर एक लेवल्स बनाते हुए पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे काइनेमेटिक्स के लेक्चर्स आगे बढ़ते जाएंगे, level of lecture will increase. Gradually it will increase. And definitely we should touch a highest level in this chapter so that it becomes so easy for you to prepare this. तो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हमने लिखा है कि रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। रिलेटिव टर्म्स का मतलब है कंपैरेटिव टर्म्स। When we say that an object is at rest or in motion, then this statement is incomplete. ये मैं यहां बताना चाहता हूं कि ये जो स्टेटमेंट है इनकम्प्लीट है। अब भाई बात करते हैं कि ये स्टेटमेंट इनकम्प्लीट क्यों है, मीनिंगलेस क्यों है, क्या रीजन है कि ये इनकम्प्लीट है। कि अगर हम ये कह दें कि एक ऑब्जेक्ट या तो रेस्ट में है या मूव कर रहा है या इन मोशन है, वाई? रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए। They are considered as relative terms. An object which is at rest can also be in motion simultaneously. हम ये बोल रहे हैं अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो हम ये भी कह सकते हैं कि वो मूव भी कर रहा है, ऑल्सो इन मोशन। कैसे? बहुत सिंपल एग्जांपल हमने यहाँ आपके लिए बनाया। द पैसेंजर सिटिंग इन ए मूविंग बस एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। मान लीजिए एक मूविंग बस है, उसमें बहुत सारे पैसेंजर्स बैठे हुए हैं, दे आर इन सिटिंग कंडीशन, सिटिंग पोजिशन। तो हम कह सकते हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में सारे पैसेंजर इन द स्टेट ऑफ रेस्ट हैं, बट दे आर ऑल्सो इन मोशन एट द सेम टाइम विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट्स लाइक ट्रीज, बिल्डिंग ऑन द रोड साइड। आप इमेजिन कर सकते हैं आप एक बस में बैठे हैं और बहुत सारे लोग बस में बैठे हैं, सभी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है। पर अगर हम आपकी पोजीशन को विद रिस्पेक्ट टू द ट्री, बिल्डिंग, शॉप्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स विच आर ऑन द रोड साइड से कंपेयर करें तो हम कह सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट्स ऑन द रोड साइड यू आर इन मोशन। इसलिए कहा गया है कि एक ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है तो हम उसे मोशन में भी मान सकते हैं। इसीलिए कहा गया है रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टर्म्स। तो उम्मीद है ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए पैरामीटर्स ऑफ काइनेमेटिक्स। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये वर्ड पैरामीटर का मीनिंग क्या है। तो पैरामीटर का मीनिंग है वो टर्म्स, वो फिजिकल टर्म्स जो एक मोशन को डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट होते हैं। जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन की स्टडी करते हैं तो ऐसे कौन से पैरामीटर्स हैं जिनकी मदद से, जिनकी हेल्प से हम मोशन को डिफाइन कर सकते हैं। तो पहला है डिस्टेंस, यू आर वेरी फैमिलियर विद दिस वर्ड। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट, तीसरा है स्पीड, चौथा है वेलोसिटी, पांचवा है एक्सलरेशन। राइट फ्रॉम अर्ली क्लासेस हम इन सब पैरामीटर्स को पढ़ते आए हैं। बिना इनको डिफाइन किए हम किसी भी बॉडी के मोशन को डिफाइन नहीं कर सकते। तो सिंपल मोस्ट मीनिंग पैरामीटर का ये है। अब देखिए काइनेमेटिक्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला पार्ट मोशन इन वन डायमेंशन, जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन, मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन या लीनियर मोशन भी कह सकते हैं। दूसरा है मोशन इन 2 डायमेंशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, सर्कुलर मोशन। तीसरा है मोशन इन 3 डायमेंशन। तो काइनेमेटिक्स को हम 3 पोर्शन में डिवाइड कर सकते हैं, मोशन इन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन एंड इन 3 डायमेंशन। अब समझते हैं कि 1 डायमेंशन को डिफाइन करते हैं। मोशन इन 1 डायमेंशन,
इफ ए पार्टिकल मूव्स इन ए फिक्स डायरेक्शन, देखिए लैंग्वेज बहुत इंपॉर्टेंट है, बेसिक डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चल के अगर आप अपने लेवल को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको ये सब मालूम होना ही चाहिए। If a particle moves in a fixed direction, the motion of this type is called rectilinear. तो वर्ड जो rectilinear है उसका मतलब है fixed direction. Particle, object is moving in a fixed direction, well-defined direction. और हम कह सकते हैं और one dimensional motion or moves along a straight line. So that is the definition of motion in one dimension, or when only one coordinate of the position of body changes with time. अब देखिए समझने वाली बात है, आगे चल के काइनेमेटिक्स में हम एप्लीकेशन ऑफ कैलकुलस भी करेंगे, वी विल ड्रॉ लॉट ऑफ ग्राफ्स, तो ये हमें समझना जरूरी है, कोऑर्डिनेट ऑफ द पोजीशन ऑफ बॉडी चेंजेस विद टाइम। तो ये एग्जांपल भी बहुत क्लियर है, मोशन ऑफ अ कार ऑन द स्ट्रेट रोड। अब देखिए यहां हमने 3 डायमेंशनल एक स्पेस बनाया हुआ है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है और ये आपका जेड एक्सिस है। और मान लीजिए कि एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z। तो x, y, z तक पहुंचने के लिए सबसे पहले आप x एक्सिस पर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, x। फिर इन द डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस आप कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे, y। फिर इन द डायरेक्शन ऑफ z एक्सिस आप कितना ट्रेवल करेंगे, z। तब आप पहुंचेंगे किस पॉइंट पर, x, y, z। तो ये कहलाते हैं आपके पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। क्या कहलाते हैं, पोजीशन कोऑर्डिनेट्स। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स 3 होते हैं, एक x होता है, एक y होता है और एक z होता है। तो मोशन इन वन डायमेंशन में इनमें से कोई भी एक, इफ एनी वन ऑफ दीज पोजीशन कोऑर्डिनेट चेंजेस, या तो x चेंज हो जाए या y चेंज हो जाए या z चेंज हो जाए, इनमें से कोई एक अगर चेंज होगा तो हम उसे बोलेंगे मोशन इन वन डायमेंशन, मोशन इन वन डायमेंशन, एनी वन। और अगर इनमें से कोई दो बदले तो हम उसे बोलेंगे मोशन इन टू डायमेंशन। और अब तो तुम समझ गए हो, अगर 3 बदलेंगे तो हम उसे बोलेंगे तीनों चेंज हो रहे हैं, तो हम बोलेंगे मोशन इन 3 डायमेंशन। तो पोजीशन कोऑर्डिनेट्स 3 होते हैं, एक एक्स पोजीशन होती है, वाई पोजीशन होती है, और आप जानते हैं सारे डिस्टेंस हम कहां से मेजर करते हैं, ओरिजिन से। सो ओ इज द ओरिजिन। अब मोशन इन 2 डायमेंशन मैंने आपको बताई, व्हेन ओनली 2 कोऑर्डिनेट्स। अब कौन से 2 कोऑर्डिनेट, ये भी इंपॉर्टेंट है, एक्स की वाई, एक्स और वाई, ऐसा भी हो सकता है एक्स और जेड, और ऐसा भी हो सकता है वाई और जेड, पर कोई से भी 2 बदलेंगे। व्हेन एनी 2 कोऑर्डिनेट्स of the position of a body changes with time, then definitely such a motion is called टू डायमेंशनल मोशन। यहां हमने एग्जांपल दिया प्रोजेक्टाइल मोशन का, मान लीजिए ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ये हमने प्रोजेक्टाइल का पाथ बताया है, ओरिजिन से हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट कर दिया। तो बॉडी विद पैसेज ऑफ टाइम अपनी पोजीशन को क्या करेगी, चेंज करेगी। तो मान लीजिए बॉडी यहां पर है तो उसकी पोजीशन क्या है, एग्जांपल ले रहे हैं 0,0। यहां पर है, मान लीजिए बॉडी ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, यहाँ बॉडी के पोजीशन के कितने कोऑर्डिनेट है, एक्स वाई। इसी तरह हम मान सकते हैं कि इस पॉइंट पर बॉडी की पोजीशन के कितने कोऑर्डिनेट्स है, एक्स डैश और वाई डैश। तो ये डेफिनेटली पोजीशन लगातार कंटिन्यूअसली टाइम के साथ क्या हो रही है, चेंज हो रही है, इसलिए हम उसे बोलेंगे 2 डायमेंशनल मोशन। तो ऑब्वियसली मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, जब हम 2 डायमेंशनल मोशन के बारे में बात करते हैं तो सबसे कॉमन एग्जांपल है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो मैं आपको क्या बोलना चाह रहा हूं कि 2 डायमेंशनल मोशन में बॉडी के 2 डिस्प्लेसमेंट होते हैं, एक्स और वाई। अगर 2 कोऑर्डिनेट एक्स और वाई बदल रहे हो, 2 डिस्प्लेसमेंट होते हैं।
बॉडी 2 डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल करती है, और डेफिनेटली बॉडी की कितनी वेलोसिटी होती है, 2। तो ये सिंपल मोस्ट एग्जांपल ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन आपको बताया, मोशन इन 2 डायमेंशन। अब बात करते हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर, डिस्टेंस। you must be very familiar with the word distance। जैसे आप कहते हैं, अपने फ्रेंड से कह रहे हैं, मेरे घर से मेरा स्कूल 5 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। डिस्टेंस एक बहुत डे टू डे लाइफ में कॉमनली यूज होने वाला वर्ड है, लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ। पर हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हमें फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्टेंस को डिफाइन करना चाहिए और उसको समझना भी चाहिए। द लेंथ ऑफ एक्चुअल पाथ बिटवीन इनिशियल and final position of a particle in a given interval of time is called distance traveled by the body। अब मान लीजिए एक पॉइंट मास, एक पार्टिकल पॉइंट ए से पॉइंट बी पर ट्रेवल करता है। अब सपोज करिए कि पॉइंट ए से पॉइंट बी ट्रेवल करने के लिए वो ये पाथ नंबर 1 को यूज करता है। तो इस पाथ की जितनी लेंथ होगी उसको हम कहेंगे डिस्टेंस। ऐसा भी हो सकता है कि वो इस पाथ का यूज करता हो। तो लेंथ ऑफ पाथ इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर एक सिंगल वर्ड में हमें डिस्टेंस को डिफाइन करना पड़े तो हम बोलेंगे लेंथ ऑफ पाथ। पाथ कुछ भी हो सकता है। द पार्टिकल और ऑब्जेक्ट और बॉडी में फॉलो द डिफरेंट पाथ्स। तो डिस्टेंस इज path dependent। What you should write, an important concept, distance is path dependent। path dependent होता है। अब देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट मास ए से बी पर जाता है along a quarter circle और इस पाथ को यूज करता है। ये देखिए पाथ नंबर 1। तो डिस्टेंस कितना है? पाथ ना ऐसा भी हो सकता है, पहले वो इस पॉइंट पर जाए ए से ओ और फिर ओ से बी, तो हम इसे बोल देते हैं पाथ नंबर 2। तो अब सवाल इतना, अगर मान लीजिए क्वार्टर सर्कल की रेडियस कितनी है, r है। सो वी कैन से दैट फॉर पाथ 1 व्हाट इज द डिस्टेंस? लेट अस कैलकुलेट। r kb, that is quarter circle, 2 pi r divided by 4, so it should be pi r by 2 for part 2, or you may call it second path। For path 2 what should be the value of distance? Before we proceed for numericals and other terms, we should understand it very clearly। तो ये डिस्टेंस हो गया AO plus OB। See the figure, AO is R, OB is R, so it is 2R। So it is clear, जो हमने अभी पहले कहा था कि डिस्टेंस एक पाथ डिपेंडेंट है। डिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन पाथ। किस पाथ पर बॉडी मूव कर रही है, उस पाथ की एक्चुअल लेंथ क्या है। अब मान लीजिए एक बॉडी एक सेमी सर्कल पे मूव करती है, एक पॉइंट मास एक सेमी सर्कल पे मूव करता है, ए से लेकर बी पर जाता है। सपोज ये पाथ 1 पे जाता है, इसको हम पाथ 1 मान लेते हैं, और डायरेक्ट भी जा सकता है, इसको हम पाथ 2 मान लेते हैं। तो हम कहेंगे फॉर पाथ 1 व्हाट इज द डिस्टेंस? सेमी सर्कल है, पाई आर। And what is the value of distance for path 2? What you will say? This is r, this is also r plus r, 2r। So whenever you calculate the distance, always find the length of actual path। बहुत सिंपल एग्जांपल्स से हम ले रहे हैं
और जैसा मैं हमारा कमिटमेंट है स्टूडेंट्स के लिए कि हम हर चैप्टर को बॉटम लेवल से हाईएस्ट लेवल पर ले जाके पढ़ेंगे। जैसे जैसे लेक्चर्स आएंगे आगे, तो ये आज हम कह रहे हैं, हो सकता है आपको समझ में ये बात नहीं आ रही हो, पर जब आप उसे खुद एक्सपीरियंस करेंगे, लेक्चर्स को देखेंगे, तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। अब बात करते हैं, अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस आर। तो मान लीजिए ये हमारा पार्टिकल है। लेट इट स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए एंड मूव्स टू द पॉइंट बी अलोंग द सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल। ऐसे जाता है। सर्कल की रेडियस हम क्या सपोज कर सकते हैं, r. So what is the distance? Let us calculate the distance traveled. Definitely it must be equal to the length of arc. अब देखिए हमने पढ़ा है arc, length of arc is equal to angle subtended multiplied by radius. सपोज कर लेते हैं एंगल सबटेंडेड कितना है, थीटा. So AB can be written as arc AB can be written as theta into r. But you should remember one most important point. Note, theta must be in radian. Theta must be in radian. और हमेशा हमें दो बातें याद रखनी चाहिए. मैं यहाँ आपको नोटिफाई कर देता हूँ. 1 रेडियन इक्वल टू पाई बाय 180. अब चलिए इसको दूसरे वर्ड्स में समझते हैं. देखिए 180 डिग्री में 180 डिग्री में कितने रेडियन होते हैं, ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए. मान लीजिए आपको 60 डिग्री का एंगल दिया, तो 60 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है. तो आप कैसे करेंगे, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे. या आपने प्रीवियस क्लासेस में करा भी होगा 3. सो इट विल कम एज पाई बाय 3 रेडियन. तो हमेशा ध्यान रखो कि ये एंगल मस्ट बी इन रेडियन होना चाहिए. आगे चल के बहुत डिफरेंट एप्लीकेशंस पे भी हम लोग काम करेंगे. और अगर आपको लगता है कि ये लेक्चर्स आपके लिए यूजफुल हैं, हेल्पफुल हैं, तो आप इन्हें जरूर शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए. इससे टीचर का, एजुकेटर का को मोटिवेशन मिलता है. वो फिर ज्यादा से ज्यादा और अच्छा मटेरियल अपने लेक्चर्स में, अच्छी कवरेज ज्यादा से ज्यादा और करने की कोशिश करता है. तो आपको एजुकेटर को भी मोटिवेट करना चाहिए. अब देखिए, लेट ए बॉडी ट्रेवल्स फ्रॉम ए टू ए वाया पाथ ए बी सी डी डी ए. अब देखिए ये पाथ है ए. मान लीजिए ए से बॉडी गई बी, बी से गई सी, सी से गई मान लीजिए डी. तो ये यहाँ पे जो एक डी 2 बार आ गया है, इसको हमें नहीं कंसिडर करना है ना. तो ये वी शुड राइट डी ए. ओके, लाइक दिस. तो बॉडी इस पाथ को क्या कर रही है, फॉलो कर रही है. पहले वो ए से बी जाती है, फिर बी से सी जाती है, लाइक दिस. एंड लेट दिस पॉइंट इज ओ. तो इसे हम मान लेते हैं पाथ 1 और इसको मान लेते हैं हम पाथ 2. तो पाथ 1
और पाथ 2 में बॉडी कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, निकाल सकते हैं आसानी से। फॉर पाथ 1 डिस्टेंस should be equal to complete circle 2 pi r, and for part 2 distance must be equal to, this is r and this is also r plus r, so we can easily say that r plus r, so it is equal to 2r। बिल्कुल बेसिक एग्जांपल्स है, बहुत सिंपल एग्जांपल्स हैं। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, अब बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं। अब कुछ बहुत बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। अ शिप मूव्स ड्यू ईस्ट at 12 kilometer per hour, h to the power minus 1, that means 12 kilometer per hour for 1 hour, and then turns exactly towards south to move for an hour at 5 kilometer per hour। तो दो स्पीड दी गई है, साउथ में किस स्पीड से जाता है 5 किलोमीटर पर आवर, और ईस्ट में किस स्पीड से जाता है 12 किलोमीटर पर आवर। Calculate the distance traveled. So let us calculate this distance. Let this is east. So this should be west, north, and this should be south. तो पहले हमारा जो शिप है वो किस डायरेक्शन में ट्रैवल करता है 12 किलोमीटर पर आवर फॉर 1 आवर टुवर्ड्स ईस्ट। तो ये डिस्टेंस हो गया 12। देखिए यहां से स्टार्ट होता है, लेट इट इज 12। उसके बाद वो शिप टुवर्ड्स साउथ 5 जाता है, 5 किलोमीटर। तो अब हमें डिस्टेंस निकालना है, तो हम निकाल सकते हैं। ये डिस्टेंस कितना हो गया 12, ये कितना हो गया 5। सो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, कोई पाइथागोरस मत लगा दीजिए, डिस्प्लेसमेंट निकालने को नहीं कहा गया। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड 12 plus 5, a very simple question, 17 किलोमीटर। तो स्टूडेंट क्या करते हैं, यहाँ पाइथागोरस से पोजीशंस को लेते हैं। हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्प्लेसमेंट नहीं निकालना है, इस बात को ध्यान रखना है। पहले 12 ईस्ट में जाता है, फिर 5 किलोमीटर। कॉमन सेंस की बात है, साउथ में जाता है, तो 12 plus 5 कितना हो गया 17। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज 17 किलोमीटर। अब कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्टेंस आप नोट कर सकते हैं, स्केलर क्वांटिटी है, मींस नो डायरेक्शन इज गिवन टू द डिस्टेंस। इट डिपेंड्स अपॉन पाथ, ऑब्वियसली पाथ की लेंथ पर डिपेंड करता है। इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होगा। यूनिट तो हम जानते हैं मीटर है, तो डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता, यह हमेशा क्या रहेगा पॉजिटिव रहेगा। अब देखिए हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो डिस्प्लेसमेंट को भी डिफाइन किया गया है, डिस्प्लेसमेंट इज द चेंज इन पोजीशन वेक्टर। अब एकदम से बात कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर की। अ वेक्टर जॉइनिंग इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, तो यहां लिखा है वेक्टर विच जॉइंस इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, चेंज, जब भी पोजीशन वेक्टर चेंज होगा तो हम कहेंगे बॉडी हैज डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ पे सबसे सिंपल मोस्ट डेफिनेशन है जो हम लोअर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। तो इनिशियली तो हम इसी को यूज करेंगे, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज डायरेक्शन as well as magnitude। magnitude means value, numerical value। डायमेंशन वही होंगी जो डिस्टेंस की होंगी। यूनिट क्या है, यूनिट क्या है मीटर है। तो अभी तो शुरुआत में हम पोजीशन वेक्टर पढ़ेंगे, अभी आगे इसी लेक्चर में।
मिनिमम डिस्टेंस से काम चलाएंगे, मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। एक पार्टिकल किसी भी पाथ पर मूव करे तो हमें अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो हमारा फोकस क्या होना चाहिए कि भाई इनिशियल पॉइंट क्या है और फाइनल पॉइंट क्या है। अब जैसे देखिए, मान लीजिए एक पॉइंट मास है, वो पहले ए से बी पर जाता है और बी से सी पर जाता है। तो इनिशियल पोजीशन के बारे में बात कर रहे हैं स्टूडेंट्स। इनिशियल पोजीशन उसकी ए है, फिर फाइनल पोजीशन क्या है, सी है। फाइनल पोजीशन कितनी है, सी है। पहले ए से बी पर जाता है, बी से फिर किस पर जाता है, सी। और ये जो हम बता रहे हैं इसका पाथ बता रहे हैं। तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे यहाँ? डिस्प्लेसमेंट इज द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, और ये हमारा फाइनल पॉइंट है। और मान लीजिए डिस्टेंस है 4 मीटर और ये डिस्टेंस है 3 मीटर। हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट ये होगा। अब इस डिस्प्लेसमेंट को हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं। रूट ऑफ 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, सो ऑब्वियसली इट विल कम एज 5। अब दूसरा एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल ए से पहले कहाँ जाएगा, बी पर जाएगा, बी से सी पर आएगा, सी से कहाँ आएगा, डी पर आएगा। और यहां पहुंचेगा, तो यह है उसकी फाइनल पोजीशन। और पार्टिकल की इनिशियल, ये है पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन। और मान लीजिए डिस्टेंस है ए, ये डिस्टेंस है बी, ये भी ए है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? तो दिस इज द डिस्प्लेसमेंट, द मिनिमम डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बहुत बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, वेक्टर अप्रोच भी लेंगे। हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। हमें इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो डिस्टेंस ऑब्वियसली कितना हो गया, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया, डेफिनेटली दिख रहा है बी। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है कि अगर इस क्वेश्चन में डिस्टेंस पूछा जाए तो डिस्टेंस होगा a प्लस बी प्लस ए। तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में बहुत फर्क है। जब भी आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आप हमेशा इनिशियल पॉइंट को, इनिशियल पोजीशन को, पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से क्या करिए, ज्वाइन करिए। तो आपको डिस्प्लेसमेंट इजीली आप निकाल सकते हैं। इसी लेक्चर में हम थोड़ा आगे आने वाले अपकमिंग लेक्चर्स में हम वेक्टर एप्लीकेशन भी यूज करेंगे डिस्प्लेसमेंट को निकालने के लिए। वी विल सॉल्व बिग नंबर ऑफ क्वेश्चंस। मैं आपको बताना चाहता हूं, मोशन इन वन डायमेंशन अबाउट 25 to 27 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। अब देखिए, मान लीजिए एक पार्टिकल ए पर है, ए से कहां मूव होता है, बी पर मूव होता है। ये उसका पाथ है। ए से बी जाता है तो डिस्टेंस कितना है, ऑब्वियसली पाई आर, आधे सेमी सर्कल की लेंथ। और डिस्प्लेसमेंट कितना है, आर, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू आर, सो आर प्लस आर, 2r। अब देखिए ये जो दूसरा एग्जांपल है, सपोज करिए एक बॉल है, एक बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, ये रही बॉल, ओके। सो आर यू एबल टू आइडेंटिफाई द बॉल? लेट मी, दिस इज बॉल, ओके। बॉल, a ball is projected in vertically upward direction. It travels up to the maximum height, see the figure, h, then finally returns back to the ground. तो फिर से रिपीट करते हैं, एक बॉल को हमने वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो किया है, वो किस मैक्सिमम हाइट पर जाती है, h, और फिर वहां से रिटर्न होती है। तो अगर डिस्टेंस की बात करें तो h 2h क्यों आया,
पहले h वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में डिस्टेंस ट्रेवल किया, फिर उतना ही डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव तो होता ही नहीं है, ऊपर भी h और नीचे भी h, ये मत कर देना अपवर्ड h और डाउनवर्ड माइनस h, क्योंकि हम डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं, तो डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है। तो h वर्टिकली अपवर्ड, h वर्टिकली डाउनवर्ड, h प्लस h कितना हो गया 2h। अब बॉडी कहाँ से स्टार्ट हुई थी उसकी जर्नी, a से स्टार्ट हुई थी और वो वापस कहाँ आ गई, b पर आई है। तो a और b के बीच में हाइट क्या है, उसी हाइट पर वापस आ गई, इसलिए हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 0 होगा। सो डियर स्टूडेंट्स, बी वेरी केयरफुल whenever you need to calculate distance and displacement। अब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस अगले लेक्चर में एक अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी हम करेंगे। अब देखिए, अब बात कर रहे हैं पोजीशन वेक्टर की। अब देखिए, मान लीजिए ये पॉइंट है P और इसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, y, z और ये है हमारा ओरिजिन और हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर, हमें निकालना है पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर निकालने के लिए हम ओरिजिन से पॉइंट के पोजीशन को क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे, तो ये कहलाएगा हमारा पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर इज ए वेक्टर विच जॉइंस द ओरिजिन टू द पॉइंट, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर। अब देखिए, यहां पे हम एक बात और करना चाहते हैं, पोजीशन वेक्टर इसे हम बोलेंगे पोजीशन वेक्टर ऑफ P, पोजीशन वेक्टर ऑफ P, और इसको हम लिख सकते हैं xi, yj एंड zk। तो किसी पॉइंट के पोजीशन वेक्टर को लिखना स्टूडेंट बहुत आसान है, आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मालूम होने चाहिए, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट एज वेल एज z कोऑर्डिनेट। आई थिंक यू अंडरस्टैंड, ये वेक्टर में हम पढ़ते हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं स्टूडेंट, अलग से हमने इसको टाइटल हेडिंग दे दी, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो while attending a lecture, if you aim very high in your career and if you are a serious students, YouTube पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, पर यहाँ पे हम एक बहुत डेडिकेशन लेकर लेक्चर्स ला रहे हैं, हम एक एक चीज को पूरा पढ़ाएंगे। अब देखिए, मान लीजिए ये ओरिजिन है और ये पॉइंट है इनी P1, एक पार्टिकल P1 और ये पॉइंट है P2। तो P1 है पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन। एक पार्टिकल को सपोज करिए, एक पार्टिकल P1 पे है, P1 से कहाँ मूव होता है, P2 पे मूव करता है, ये पार्टिकल की फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन ऑफ फाइनल पोजीशन। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैसे निकाला जाता है, इनिशियल पोजीशन को हम फाइनल पोजीशन से ज्वाइन कर देते हैं, सो दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इसे हम बोलेंगे वेक्टर डी। और इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लिख सकते हैं OP2 माइनस OP1। अब बात करते हैं, अगर P1 के कोऑर्डिनेट्स हैं x1, y1, z1 और P2 के कोऑर्डिनेट्स हैं x2, y2, z2, तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को हम लिख सकते हैं x2i प्लस y2j प्लस z2k माइनस x1i प्लस y1j प्लस z1k। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कैन बी, ऐसे लिखा जा सकता है, देखो x2 माइनस x1 माइनस कर दो i प्लस y2 माइनस y1, अब ये आ गया हमारा j, ठीक है, और
तीसरा टर्म लिख लेते हैं Z2 माइनस Z1 के। तो बात बहुत आसान है, एक्सिस भी हम लिख सकते हैं, आप चाहें तो इसे भी y मान सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को डिफाइन कर दें। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर is the vector which joins initial point to initial position, ऐसा बोल देते हैं, initial position to final position. So it must be very clear to you about this. So this way we can find the displacement vector जो इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन से ज्वाइन करता है, तो उसे डी वेक्टर भी हम कह सकते हैं। अब जैसे देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए एक पार्टिकल की इनिशियल पोजीशन है 3, 4, 2 इनिशियल पोजीशन। ओके, वी राइट इट इनिशियल पोजीशन। और उसी पार्टिकल की फाइनल पोजीशन है 6, एनीथिंग यू कैन टेक, 8, 4. So how to find the displacement vector? Very simple. Just subtract 6 minus 3 into I. 8, look here, minus 4. And अब इस 4 से इस 2 को माइनस कर दो तो ये आ जाएगा 4 minus 2 into K. देखा आपने कि कितना सिंपल है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को निकालना। 3i प्लस 4j प्लस 2k। और मेरा इतने सालों का एक्सपीरियंस बोलता है, मैंने ऑल इंडिया अंडर 100 रैंक भी कई बार प्रोड्यूस किए है, वो ये कहता है हु इज द सक्सेसफुल इन द एग्जामिनेशन, जिसके फंडामेंटल क्लियर हो वही पास कर सकता है। तो ठीक है बच्चों, ये बात आपको समझ में आ गई कि हम कैसे, बस कुछ नहीं करना है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर अगर निकालना है तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन बिल्कुल आपको मालूम होनी चाहिए। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस लेक्चर। अगला लेक्चर आपको बहुत जल्दी मिलेगा। बाय।